हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th की केमिस्ट्री, और क्लास 11th केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे थे कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है ना। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने पढ़ लिया था, कुछ एटॉमिक मॉडल्स हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल हमें पढ़ना है। उससे पहले कुछ डेवलपमेंट्स हम पढ़ रहे थे, तो उनको ही आगे कंटिन्यू करें। तो आप एक बार देख लीजिए लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया। अभी तक एटम के बारे में सबको पता है कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल था इस समय। इसके बाद कहा गया कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो आप देख लीजिए, ये सभी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स के बारे में बात कर रहा है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में भी लास्ट लेक्चर में बात की थी। कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व किए थे, एक बार आप देख लीजिए इन्हें। पहले पोर्शन में हमने ये सारे टॉपिक, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए गए थे, आपने कर लिए होंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज। चलिए, तो कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, फिर हम बोर्स मॉडल पढ़ेंगे। तो ये डेवलपमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। उससे पहले हमने रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स देखे। ड्रॉबैक क्या क्या है, कई सारी चीजों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, आगे जिसे हम बोर्स थ्योरी में देखते हैं। बोर का अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, बोर्स मॉडल पढ़ेंगे तब हमारे कुछ टॉपिक बच जाएंगे। चैप्टर वहां से काफी इंटरेस्टिंग आपको लगने लगेगा। खैर यहाँ पर भी है। तो जैसे कि बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इसके वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है, दो नेचर है। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। पहली प्रॉपर्टी, ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। फिर स्पीड ऑफ लाइट की बात की थी हमने। यहाँ पर हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि हमारा इस तरीके से कुछ स्केल है। यहाँ पर आपको दिख रही हैं गामा रेज, एक्स रेज, ठीक है, यूवी, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो। अब जब आप आगे की तरफ जा रहे हो, आप क्या देख रहे हो कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इधर की तरफ कम हो रही है और वेवलेंथ बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी कम होगी और वेवलेंथ बढ़ेगी। बीच में ये एक रीजन आपको दिख रहा है यूवी और आईआर के बीच में, जहां पर आपको कुछ कलर्स दिख रहे हैं। ये हमारा विजिबल रीजन है, ठीक है, जिसमें हम कलर देख पाते हैं। ठीक है, तो ये विजिबल रीजन है, कलर्स हम देख पाते हैं। कलर्स ये विबग्योर, क्लियर है। चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर हमने यहाँ पर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के बारे में। वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और ट्रफ, ये दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। जैसे कि देखो, ये दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट है और ये है दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, तो ये जो बीच की जो लेंथ है तो ये हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ की यूनिट होती है एम। क्लियर। फिर हमने बात की थी वेव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड, इसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स या हर्ज हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस किया था, स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, या हम यहाँ से फॉर्मूला निकालते हैं, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। फिर हमने वेव नंबर के बारे में बात की। वेव नंबर क्या, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, या हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल भी ये होता है। फॉर्मूला यहाँ पर, एक और फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, फॉर्मूला यहाँ पर है न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा। वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा। एक इंपॉर्टेंट हमने टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में बात। तो एक क्वेश्चन ये था, ये हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था क्वेश्चन सॉल्व। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था, आपने कर लिया होगा, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट वेव हुज पीरियड, चलो तो टाइम दे रखा है इतना, यानी कि टाइम दे रखा है इतना, क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी।
तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, देखो C इज इक्वल्स टू न्यू बाय लैम्डा, C इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू। हम लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल्स टू C बाय लैम्डा, ये वाले फॉर्मूले से हमें ये फाइंड कर लेंगे, और लैम्डा इज इक्वल्स टू C बाय न्यू, इस वाले फॉर्मूले से ये कैलकुलेट कर। अब टाइम पीरियड क्या है, T इज इक्वल्स टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी, T इज इक्वल्स टू 1 बाय न्यू, यानी कि न्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय टी। न्यू तो हम आसानी से निकाल सकते हैं 1 बाई टी करके, न्यू जब हम कैलकुलेट कर लेंगे न्यू इज इक्वल 1 बाई टी, तो यहाँ से न्यू कैलकुलेट हो जाएगा है ना 1 बाय 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेकेंड। न्यू की वैल्यू आ जाएगी, न्यू की जब वैल्यू आ जाएगी, न्यू की वैल्यू हमें सीधे सीधे रखनी है यहाँ पर, और सी हमें पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और न्यू की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली रख देंगे और क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। क्या है तो कैसे करना है, देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, न्यू इज इक्वल्स टू 1 बाई टी, हमने निकाला ना टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला, 1 बाई टी कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर 9, क्लियर है। अब इस न्यू को कहाँ पर रख देंगे, जो फॉर्मूला है हमारा, कौन सा फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल्स टू सी बाई न्यू में रख, तो देखो यह लैम्डा इज इक्वल्स टू सी बाई न्यू, इस फॉर्मूले में सी क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और न्यू आ गया हमारा 5 इंटू 10 टू द पावर 9, काफी इजी, सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया कैसे हमें ये क्वेश्चन करना है। अब आपको क्या कर लेना है, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है, फिर हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, एनर्जी जो है वो कैसे, एनर्जी जो है पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है, इन पैकेट्स को कहा जाता है फोटोन्स या क्वांटा। जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर आप ध्यान से मान लो, यहाँ पर हमने लगाई है एक बुलेट प्रूफ स्क्रीन, ये समझने के लिए थोड़ा सा, बुलेट प्रूफ ग्लास, मान लो ग्लास लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये ग्लास कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार आप देख सकते हैं। यहाँ पर मान लो आप ग्लास के इस पार आप खड़े हैं, आपका हेड है इस तरफ, यानी कि यहाँ से इधर आपकी ये आईज है, आप इधर की तरफ को देख रहे हैं। यहाँ पर है एक मशीन गन, मशीन गन आप जानते हैं कैसे होती है, ये एक टाइम पर क्या है, मान लो एक टाइम पर 200 गोलियां ये छोड़, तो गोलियां कैसे जाएंगी, इस तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखेगी कि सीधा एक लाइन में ट्रैवल कर रही है ना, ऐसे आपको दिखेगी। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसे होता है, नहीं, वो तो स्पीड बहुत ज्यादा है ना इनकी, तो इसीलिए क्या आ रही है, ये एक टाइम पे जा रही है। मान लो उसकी जगह पर क्या है, ये शॉर्ट गन है, एक क्या ले लेते हैं, शॉर्ट गन ले लेते हैं, शॉर्ट गन ले लेते हैं, शॉर्ट गन बना लेते हैं। तो ये है शॉर्ट गन, जब आप इस शॉर्ट गन को इस तरीके से पकड़ते हैं, यहाँ से जो यहाँ से जो बुलेट जाती हैं इस तरीके से, आप एक एक करके बुलेट्स को देख पाओगे ना, ऐसे ही एनर्जी के केस में भी होता है, एनर्जी के केस में भी क्या होता है, सेम ऐसा ही होता है। आपको लगेगा कि सीधे आ रही है, कोई लाइन है, लेकिन जब आप देखोगे एनर्जी जो है फोटोन्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। इन पैकेट्स को कहा जाता है क्वांटा। क्या कहा जाता है, ये जो पैकेट्स हैं एनर्जी के, ये भी एनर्जी तो है, इसमें तो बहुत ज्यादा एनर्जी है, ये जो पैकेट है, पैकेट ऑफ एनर्जी, इसको क्या कहा जा रहा है, क्वांटा। और ये जो क्वांटा है, अगर हम लाइट के केस में बात करें, इन केस ऑफ लाइट इन क्वांटा को कहा जाता है
फोटॉन्स। ठीक है, क्या कहा जाता है? फोटॉन्स। क्लियर है? थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे फोटोन के बारे में तो पता चल गया है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या क्या है। एनर्जी, फोटोन वाला केस आपको समझ में आ गया, आपने नोट भी कर लिया होगा। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। एनर्जी की बात करें, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? सी बाय लैम्डा। इसको हटा देंगे, इस कांस्टेंट को लगा देते हैं एच। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, एच की अपनी एक अलग वैल्यू होती है, वो आपको याद कर लेनी है, क्या है हम यहाँ पे देखेंगे। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन लगा देंगे, तो यहाँ पर लगा देंगे एच, हटा करके यहाँ पर लगा देंगे एच। क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। चलिए, एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दिख गई है। ई 0 एचवी, 2 HV, 3 HV कुछ भी हो सकता है। चलो इनको नोट करो। अच्छा, इस फॉर्मूले को आगे हम बढ़ा सकते हैं। हाँ, E इज इक्वल्स टू एच। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, न्यू को हम क्या लिख सकते हैं? C बाय लैम्डा। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, जहां पर H क्या है? H तो है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये C क्या है? C है स्पीड ऑफ लाइट। देखो, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 6.62 इंटू 10⁻⁴। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ आपको पता है, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ जो भी गिवन होगी, अगर एंगस्ट्रॉम में गिवन है तो आप उसको चेंज कर लेंगे। आपको देखना है क्वेश्चन में क्या नीड है, क्या है ना, आप नोट कर लीजिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद, आगे कंटिन्यू कर। चलिए, तो ये तो बात होगी जो हम एक फोटोन की बात करते हैं। अगर हम एन नंबर ऑफ फोटोन्स की बात करते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, या एन न्यू हम कहते हैं, एन एच न्यू कह सकते हैं। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? एन नंबर ऑफ फोटोन्स की। तो एक फोटोन के लिए हो गया एन नंबर ऑफ फोटोन्स, हमें पता नहीं है ना कितने फोटोन्स है, तो हो जाएगा एन एच सी बाय लैम्डा। एक के लिए तो यही हो। चलिए, तो क्वेश्चन है आगे। 100 वॉट बल्ब एमिट द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ 400 नैनोमीटर। चलो, तो क्वेश्चन यहाँ पर है 100 वॉट बल्ब एमिट द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ 400 nm। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन, यानी कि एन यहाँ पर कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या लगेगा? E इज इक्वल्स टू एन एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। जहां पर E हमें गिवन है, E दे रखा है बच्चों 100 जूल। ठीक है, और लैम्डा वेवलेंथ 400 nm, तो मीटर में चेंज कर लेंगे। 400 nm, नैनोमीटर को मीटर में जब चेंज करेंगे तो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, क्योंकि वन नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर होता है। एक नैनोमीटर इतना ही तो होता है। साथ साथ आपको ये वैल्यूज भी याद रखनी। एक नैनोमीटर या एक, जैसे एंगस्ट्रॉम की बात करें तो एक एंगस्ट्रॉम कितना है, तो ये आ गई लैम्डा की वैल्यू। टी हमें पता है, टी होता है 3 इंटू 10⁸ और एच है 6.6 इंटू 10⁻, या 6.626 कुछ भी लिख दो, -34। ठीक है, यूनिट आप लिख लेना है। तो ये सब कुछ हमें गिवन है, एन निकालना है। ये हो गया E इज इक्वल्स टू 100 इज इक्वल्स टू एन इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन वेवलेंथ कितनी है? 4 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अब n यही रहेगा तो बाकी ये चले जाएंगे नीचे और ये चले जाएंगे ऊपर। तो n इज इक्वल्स टू 100 इंटू 4 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 6.6 इंटू 10⁻�34 इंटू 3 इंटू 10⁸। सॉल्व कर लेंगे इसको, हमारा आंसर क्लियर है। चलो, तो देखो कैसे करना है। तो वेवलेंथ हमें गिवन है,
चेंज कर लिया हमने मीटर में। तो सेम यही 100 वॉट इज इक्वल टू 100 जूल, 100 जूल पर सेकेंड, एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, यही है। एनर्जी की बात नहीं करनी है, मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है। फॉर्मूला 100 इज इक्वल्स टू NHV, 100 इक्वल्स टू NHV नहीं, फॉर्मूला है NH, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू N H, न्यू क्या है, C बाय लैम्डा, फॉर्मूला ये। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है फॉर्मूले को लेके? आगे बढ़ते हैं। क्या आ गया फॉर्मूला, N फॉर्मूला इस तरीके से। लास्ट में हमने यही लिखा था ना कि ये जो n इज इक्वल्स टू 100 लैम्डा एच सी, एच की वैल्यू c की वैल्यू हमने लिख दी, लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है। तो लास्ट में हमने ये किया था, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2.012 इंटू 10⁻24। क्लियर है, काफी इजी क्वेश्चन था, इजी ही था। देखो क्वेश्चन पढ़ करके तो बहुत टफ लगेगा, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन कुछ ही फॉर्मूले इस चैप्टर में है, वो आप फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से आते हैं, याद है, तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मेन होती है ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।